हेलो माय डियर बडीज, होपफुली आप सभी फाइन होंगे। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की कुछ डेफिनेशंस यानी कि अर्थशास्त्र। किसी भी सब्जेक्ट को लिमिटेड वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है और ये चीज़ इकोनॉमिक के साथ भी है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ अ डायनामिक सब्जेक्ट और इसका जो स्कोप है वो एक्सपेंड होने की बजाय चेंज होता चला जा रहा है। स्टिल फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इसका एक क्लोज मीनिंग दे पाऊँ। हम शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। ये जैक है और जैक ने अपने दोस्तों को एक प्रॉमिस किया है कि वो एक एग्ज़ाम पास करेगा और अपने तीनों चारों दोस्तों के साथ एक बढ़िया पार्टी करेगा जिसके अंदर वो मूवी देखने वाले हैं, किसी लेक पर जाकर बोटिंग करेंगे और लास्ट के अंदर बढ़िया सी चिल पार्टी करेंगे। और वो एग्ज़ाम पास कर लेता है और उसे अब अपना प्रॉमिस पूरा करना है और इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उसे चाहिए मनी। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो अर्थशास्त्र का शब्द अर्थ यहाँ पर मनी को बता रहा है। उसने अपने सारे सोर्सेज को देखा, जेबें देखी, तो उसके पास सिर्फ 200 रुपये निकले। इज इट पॉसिबल? नो। ये सारी चीज़ें वो 200 रुपये से कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता। पिताजी के पास गया, क्या कहेगा कि चिल पार्टी करनी है, बियर पीनी है, पैसे दे। नो, 100 रुपये मिल गए किसी ना किसी तरीके से। माता श्री के पास गया, इमोशनल हुआ, 300 रुपये और मिल गए, कुल मिलाकर 600 रुपये। बट अभी भी ये सब शौक नहीं पूरे हो सकते। ये उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, ये उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं और इस अनलिमिटेड वांट्स को उसने लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करना है। तो जो ये मनी है, जो ये अर्थ है, ये लिमिटेड है। अब वो क्या करता है, इस 600 रुपये के साथ दोस्तों को कहता है, यार मूवी तो एक दिन देखेंगे और पैसे भी उड़ जाएंगे, उससे अच्छा हम क्या करते हैं, 300 रुपये वाला नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और सभी दोस्त रोज महीने भर वीडियोस देखेंगे, मूवीज देखेंगे। देखो कितना बढ़िया हमारे लिए। और यार छोड़ो बोटिंग वगैरह, गर्मी बहुत ज़्यादा है, किसी पार्क में चलते हैं और वहीं पर घूमते हैं। और लास्ट के अंदर आजकल बियर अच्छी भी ठीक नहीं है सेहत के लिए, तो जूस पीते हैं, फ्रेश जूस पीते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, जो इसकी ये अनलिमिटेड वांट्स थी, इसको उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से किसी ना किसी तरीके से पूरा कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में लगभग आज के टाइम की अगर मैं मीनिंग करूं तो वो यही है। यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक्स ये सिर्फ इंडिविजुअल के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे बिजनेसेस के साथ है, गवर्नमेंट्स के साथ है, हमारे समाज सोसाइटीज़ के साथ है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, लेकिन उसको हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो एंड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसे पूरा करने के जो साधन हैं वो लिमिटेड हैं। तो हमें वहाँ पर चॉइस करनी पड़ती है, किस तरीके से हम चॉइस करेंगे, इनको किस तरीके से अपने इन रिसोर्सेज को डिवाइड करेंगे, इसके बारे में जो सब्जेक्ट आपको समझाने वाला है, इसी सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स है। अब देखिए, जो इकोनॉमिक्स शब्द है, शुरुआत की अगर मैं इसकी बात करूँ, थोड़े ओरिजिन की इसकी बात करूँ, तो ये ग्रीक ओरिजिन वर्ड है। स्टार्टिंग जो इसकी हुई है वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से ये शब्द आया है, जिसमें ओइको का मतलब हाउस होल्ड है, घर से है, गृहस्थ से है। नोमोस का मतलब मैनेजमेंट, रूल्स, कायदे, कानून, लॉज। इस तरीके से कहने का सेंस क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक्स है ये स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ घरों के अंदर ही ये शब्द कैद था, आप यूँ मान कर चलिए। यानी कि हम अपने हाउस होल्ड, हर घर का अपना एक तौर तरीका होता है, कुछ कायदे कानून होते हैं कि घर के अंदर इतनी इनकम आई है, इतना हम खर्च कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, इतना हम सेव कर लेंगे। या फिर आपके पास जो इनकम आ रही है उसको क्योंकि वो एक रिसोर्स है, उसे बांटना है, इसकी इतनी फीस दे देंगे, इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल चला जाएगा, ये कुछ। यानी कि पहले के टाइम पर शुरुआत जब हम कहें तो घर की जो ज़रूरतें हैं बस उसी को जो डिफाइन कर रहा था वो इकोनॉमिक्स था। ये अब ये सब्जेक्ट बाहर निकला नहीं है और इसे निकालने का जो क्रेडिट है वो जाएगा मिस्टर एडम स्मिथ जी को। इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है और फिर इसीलिए एडम स्मिथ ही इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं। एडम स्मिथ ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी एडम स्मिथ ही कहलाएंगे और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर भी एडम स्मिथ ही हैं। इकोनॉमिक्स अभी तक अपने घरों के अंदर कैद थी, उसे बाहर निकाला एडम स्मिथ जी ने। अब एडम स्मिथ सबसे पहले वो पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया।
इससे पहले इकोनॉमिक्स को सिर्फ घरों की ज़रूरतों के तौर पर ही जाना जाता था। देखिए उस टाइम पर इंस्टा आईडी वगैरह या स्नैपचैट वगैरह तो होते नहीं थे, तो अपनी बात रखने के लिए जो ऑथर्स थे, जहाँ तो एक किताब लिखा करते थे, जहाँ कोई लेख आर्टिकल लिखा करते थे। तो एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी, इनकी बुक फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनली इस बुक को हम द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। 1776 9 मार्च 1776 के आसपास आपको ये बुक दिखेगी, और इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी। अब यहाँ पर इंक्वायरी का मतलब है यूज करना, पूछताछ करना, एक्सप्लोर करना, इनटू द नेचर। आप नेचर को यूज करें, नेचर के दिए हुए प्रोडक्ट्स को क्या करें, यूज करें, उसके रिसोर्सेज को यूज करें, प्रोडक्ट्स तो ना कहें, रिसोर्सेज कहें ज़्यादा बेटर है। रिसोर्सेज को यूज करें और उसकी वजह से वो कारण बनेंगे। एक देश एक राष्ट्र अगर अमीर बनना चाहता है, वो रिच होना चाहता है, तो उसके लिए उसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा, उसे एक्सप्लोर करना होगा, उसका शोषण करना होगा, और इस तरीके से वो देश धन प्राप्त कर पाएगा। और उनकी इस डेफिनेशन के अंदर जो मेन फोकस किया गया वो वेल्थ पर किया गया। देखिए ये बात बिल्कुल ट्रू है। अगर कोई देश रिच होना चाहता है तो उसे सबसे ज़्यादा जो फोकस है प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर हम पुराने टाइम की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर का मतलब जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाता हो, चाहे आप फिशिंग की बात कर लें, चाहे आप फार्मिंग की बात कर लें, चाहे आप माइनिंग की बात करें, चाहे आप कपड़ा बना रहे हैं, टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, तो हर किसी के अंदर हम नेचर को यूज़ कर रहे हैं। नेचर का चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे लैंड हो। तो एक तरीके से उन्होंने उस टाइम के लिए बहुत बढ़िया बोला कि अगर कोई कंट्री रिच होना चाह रही है, धन कमाना चाह रही है, तो उसे इकोनॉमिक्स का मतलब है कि वो नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ करे। इस डेफिनेशन के अंदर उनका जो मतलब था वो ये था कि वो अपने धन को क्रिएट करें और उसे इकट्ठा करें, यानी कि प्रोडक्शन पर बहुत फोकस किया गया था। और इसके अलावा इस डेफिनेशन के अंदर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की भी बात की गई थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब इसके कोई ना कोई विरोध करने वाला भी आएगा। जिस तरीके से एक गवर्नमेंट बनती है और उसका टेन्योर पूरा होता है या नहीं भी होता, तो अगला जो राजा बनना चाहता है, अगला कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, तो पिछली गवर्नमेंट को कहीं कभी ना कभी क्रिटिसाइज करेगा, तभी वो आगे आएगा। सिमिलरली पुराने टाइम पर आपने देखा होगा हिस्ट्री के अंदर कोई राजा है जहाँ तो पिछले वाले का मर्डर करेगा तो वो आगे चलेगा। तो अब यहाँ पर मर्डर वगैरह की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। जनरली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगला बंदा तभी आएगा जो पिछले वाले को कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियाँ निकालेगा। तो यहाँ पर भी कुछ कमियाँ थी। पहली कमी तो सबसे पहले यही आ गई कि एडम स्मिथ आप जी ने जो बात करी वो सारे के सारा वेल्थ पर ध्यान दिया, और वेल्थ की वजह से बार बार आप ये कह रहे हैं कि हर चीज़ पैसा ही है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। ये तो वही बात हुई, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इससे हमें एक चीज़ और सीखने को मिली कि वेल्थ को आप इतना ज़्यादा दोहरा रहे हैं कि आपकी मार्केट में, हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं लोग क्राइम का सहारा लेने लग जाते हैं। इस वजह से इस डेफिनेशन के अंदर ह्यूमन वेलफेयर को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। सेकेंडरी, इस डेफिनेशन के अंदर नॉन मटेरियल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर मटेरियल चीज़ों के बारे में बोला गया, नॉन मटेरियल जो चीज़ें होती हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको इग्नोर किया गया, जैसे कि सर्विसेज, जहाँ हेल्थ, हैप्पीनेस, एजुकेशन। और जो ये डेफिनेशन है, ये बराबर का जो बंटवारा है, आप वेल्थ कमा तो रहे हैं, क्या वो बराबर बट रही है, इसको भी इग्नोर करके चलती थी। हालांकि एडम स्मिथ जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, तो इनके कुछ फॉलोवर भी रहे जिन्होंने एडम स्मिथ जी को माना है। तो पहले फॉलोवर आप देख सकते हो F.A. वॉल्कर हैं। उन्होंने भी लगभग इसी से रिलेटेड बात करी। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। उन्होंने भी इकोनॉमिक्स को वेल्थ के साथ ही रिलेट किया है। इसी तरीके से इनके एक और फॉलोवर रहे हैं, हम पढ़ते भी हैं, J.B. से। उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स या दैट स्टडीज विद वेल्थ। J.B. से ने भी इन्हीं के ऊपर फोकस किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन के जो क्रिटिसिज्म के पॉइंट देखे, पहला पॉइंट यही था कि इन्होंने वेल्थ पर बहुत फोकस किया है, नेग्लेक्ट मैन को, मानव जाति को इग्नोर किया है, मटेरियल गुड्स की बात करी है, सर्विसेज की बात नहीं करी है, हेल्थ, हैप्पीनेस, एजुकेशन वगैरह की बात नहीं करी है, और ह्यूमन वेलफेयर को हमने इग्नोर किया है। अब देखिए अगली जो डेफिनेशन आने वाली है, इसे लेकर आने वाले हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल जी। और इन्होंने इस डेफिनेशन के अंदर खास ध्यान रखा है किसका,
वेलफेयर का, इसलिए इनकी डेफिनेशन को बोला जाता है वेलफेयर डेफिनेशन। इन्होंने इन्होंने अपनी डेफिनेशन जो दी, ऑब्वियसली इन्होंने भी एक बुक लिखी, नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1819 के अंदर की बुक आती है, और इसके अंदर वो लिखते हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। देखिए उस डेफिनेशन के अंदर नेग्लेक्ट ऑफ मैन, मैन को इग्नोर किया गया था, लेकिन उन्होंने शुरुआत ही मानव जाति से करी और उन्होंने कहा इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब है एवरी पर्सन एक्ट्स मेनली टू अर्न, कि जो बंदा है, जो मानव है, वो अर्न करने के लिए काम कर रहा है, टू कलेक्ट वेल्थ एंड स्पेंड्स दोज अर्निंग्स टू गेट मैक्सिमम इंजॉयमेंट। यानी कि वो डे बाय डे जो उसकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो रोजमर्रा का उसका काम है, ये चीजें हैं जो वो करेगा और जिसके थ्रू वो वेल्थ को कमाएगा। यहाँ पर जो वेलफेयर है ये डिनोट कर रहा है कि हमारी मानव जाति में लोगों के पास काम धंधा है, उनके पास पैसा है, उनके पास सोशल सिक्योरिटी है, वो रहने के लिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर वो अपना ध्यान दे रहे हैं। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल की भी बात करेगा, एंड सोशल एक्शन एंड विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड, और सोसाइटी की भी बात कर रहा है और ऐसे कामों के ऊपर ध्यान दे रहा है जिनकी वजह से यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, यानी कि हम इस तरीके के काम करेंगे जिससे वेलबींग होगा, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर होगा। कुल मिलाकर ये डेफिनेशन, वन साइड इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, एक साइड तो ये वेल्थ की स्टडी करती है, जबकि दूसरी साइड इट इज द स्टडी ऑफ मैन, ये मैन की स्टडी कर रही है। इस डेफिनेशन की कुछ खास बातें हैं, ह्यूमन वेलफेयर पर इन्होंने ध्यान दिया, मटेरियल रिक्विजिट पर ये ध्यान दे रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान ये बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर इंडिविजुअल्स के रोल को और सोसाइटी के रोल को इम्पोर्टेंट बताया गया। लेकिन हर डेफिनेशन अपने आप में पूर्ण हो या अभी भी नहीं हो पाया, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमियाँ रह गई। यहाँ पर भी नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया गया, जो कि हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के बारे में बताती हैं, सर्विसेज के बारे में बताती हैं। यहाँ ये डेफिनेशन यहाँ पर भी फेल रही है सोशल फैक्टर्स, एथिक्स, इन्वायरमेंटल के कंसर्न्स को बताने के अंदर। जिस तरीके से एडम स्मिथ जी के कुछ फॉलोवर थे, सिमिलरली डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के भी कुछ फॉलोवर हैं। इनके फॉलोवर जो रहे हैं वो हैं पिग्यू, उन्होंने भी वेलफेयर से रिलेटेड बात करी है। पिग्यू ने कहा इकोनॉमिक्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? लाइक कंजम्पशन, वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ड्यूरिंग डिफरेंट सिचुएशंस इन एन इकोनॉमी। अब वो सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती हैं? सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एटसेट्रा। ही कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मटेरियलिज्म इन द इकोनॉमी। तो इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन के अंदर जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करी है, चाहे वो हमारे पास कंजम्पशन हो, वेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, आउटपुट, और वो किसी भी सिचुएशन के अंदर वर्किंग है, चाहे वो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। लेकिन इस डेफिनेशन के भी कुछ क्रिटिसिज्म रहे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक क्रिटिसिज्म और भी था इस डेफिनेशन के अंदर, इन्होंने एंड्स की बात नहीं करी है। यहाँ पर एक वर्ड आया है एंड्स, एंड्स का मतलब अनलिमिटेड वांट्स की बात नहीं करी है। इसका मतलब अगली जो डेफिनेशन अब हमारे पास आने वाली है वो एंड्स की बात करने वाली है। अगली डेफिनेशन है हमारे पास स्केर्सिटी डेफिनेशन, स्कार्सिटी कह लीजिए, प्रोनाउंसिएशन जो आपकी है, स्केर्सिटी, स्कार्सिटी डेफिनेशन। लियोनिल रॉबिन्स ने इस डेफिनेशन को दिया है, और अपनी बुक जिसका नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ईयर 1932 के अंदर उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया। अब इस डेफिनेशन के अंदर वेल्थ को भी ध्यान में रखा गया और ह्यूमन वेलफेयर को भी ध्यान में रखा गया। इसके अंदर क्या कहा गया? इकोनॉमिक्स इज द साइंस। पहला पॉइंट तो यहीं पर है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। हालांकि आगे चलकर एक टॉपिक आएगा जहाँ पर ये बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और आर्ट भी है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझे, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज, जो स्टडी कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर को। तो मैन की भी बात की जा रही है एज अ रिलेशनशिप, जो संबंध बता रही है बिटवीन एंड्स। एंड्स का मतलब अनलिमिटेड वांट्स हैं आपकी, एंड स्कार्स मीन्स, और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एक तो लिमिटेड है, एक उनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। आपके रिसोर्सेज असीमित हैं, लिमिटेड हैं,
जब उनके यूजेस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हैं और इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कैसे काम चलेगा। इसी के ऊपर पूरा फोकस किया गया किसने, लियोनिल रॉबिन्स में। कहने का मतलब जो हमने स्टार्टिंग के अंदर मीनिंग भी किया था वो भी इसी डेफिनेशन को क्लोजली बता रहा था। आज के टाइम पर भी गवर्नमेंट्स के पास आप देख लीजिए ये डेफिनेशन सबसे बड़ी अचीव कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जब अपना बजट पेश करती है तो बजट के अंदर जो उसका बजट है, जो उसके पास मनी है एलोकेशन करने के लिए, बांटने के लिए, वो लिमिटेड है, लेकिन मिनिस्ट्रीज अनलिमिटेड हैं और उनकी ज़रूरतें, उनकी नीड्स भी कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। और जबकि मनी है उसके यूज़ बहुत सारे हैं, तो कैसे किया जाए। इसी तरीके से आप नेचुरल रिसोर्सेज को ले लीजिए, जैसे मैं कोयले का एग्जांपल लेता हूँ। बेशक एट प्रेजेंट कोयले का बहुत ज़्यादा यूज़ रेलवे के लिए नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा यूज़ घरों के अंदर नहीं किया जा रहा, बहुत लिमिटेड किया जा रहा है, बट स्टिल कोयले के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। जैसे पावर जनरेशन, थर्मल पावर प्लांट्स की बात की जाए, इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोयले को डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, तो कोयले को पहले कोक बनाया जाता है। इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री होगी, वहाँ पर कोयले का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बट कोयला कैसा है, लिमिटेड है। तो जो ये कोयला है ये हमारे पास स्केर्स रिसोर्स है, लेकिन इसके जो यूजेस हैं वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं कि पावर प्लांट थर्मल के लिए यूज़ किया जाए, स्टील प्लांट में यूज़ किया जाए, सीमेंट प्लांट के अंदर यूज़ किया जाए। इसका मतलब अल्टरनेटिव यूजेस हैं और एंड्स जो इच्छाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अब इसको किस तरीके से पूरा करना है, इसी के बारे में जो सब्जेक्ट बता रहा है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इस डेफिनेशन की भी कुछ खास बातें हैं। यहाँ पर चॉइस मेकिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, स्केर्सिटी के बारे में बताया गया है, और ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, इनको किस तरीके से एलोकेट करना है। और यहाँ पर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमें बताती है नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर गिवन, कि अब अगर आप कोई एक काम करना चाहते हैं तो दूसरा आपको छोड़ना पड़ेगा, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको देना पड़ेगा। बट स्टिल इस डेफिनेशन के अंदर भी, जो कि लियोनिल रॉबिन्स ने दी है, कहाँ के थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे। और इस डेफिनेशन की भी कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म रही है। पहला पॉइंट, इन्होंने कुछ पॉइंट पर ये बोला कि इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर को भी इग्नोर किया, हालांकि इतना ज़्यादा कर नहीं पाए। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इसने बात तो करी है, लेकिन स्टिल कईयों ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि जो ये टू मच फोकस है ये स्कैरसिटी पर है और निगलेक्ट्स ह्यूमन वेलफेयर, सोशल कंसर्न्स के बारे में ये बात नहीं करता। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके करेक्टरिस्टिक्स को बताएगा, इन्होंने ग्रोथ डेवलपमेंट की बात नहीं है, यानी कि ग्रोथ का जो इशू है उसको छोड़ दिया गया है। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात नहीं की है कि गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता, उनको ये मानकर चल रहे हैं। फेमस इकोनॉमिक्स बेवरेज ने तो ये तक भी बोल दिया था कि इट इज़ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, कि वही पुरानी बात है, बस नई तरह से बताई जा रही है। अब अगली जो डेफिनेशन हमारे पास आने वाली है ये है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। पॉल ए सैमुअल्सन ने इसके बारे में बताया है, और भी इकोनॉमिक्स इनके साथ रहे हैं पॉल ए सैमुअल्सन के साथ। इस डेफिनेशन के अंदर पहली तीनों डेफिनेशन को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर वेल्थ की बात भी की जा रही है, यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर की बात भी की जा रही है, और यहाँ पर एंड्स, स्केर्सिटी, चॉइस मेकिंग की भी बात की जा रही है। देखिए वो किस तरीके से कहता है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी, दोनों को ले लिया उसने, मैन और सोसाइटी, चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी कि मनी के साथ और मनी के बिना, यानी कि वेल्थ के साथ और वेल्थ के बिना, टू एम्प्लॉय, कि जो उनके पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से उन्होंने काम पर लगाना है, और उनके रिसोर्सेज के यूजेस भी कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव, एक से ज़्यादा यूजेस हैं जिससे प्रोड्यूस किया जा सके वेरियस कमोडिटीज़ जो आज की ज़रूरतों को भी पूरा करे, अभी की ज़रूरतों को भी पूरा करे, फ्यूचर की ज़रूरतों को भी पूरा पड़े, और पीपल और ग्रुप्स सोसाइटी में जो रह रहे हैं सभी की ज़रूरतों को पूरा करे। ये है ग्रोथ की डेफिनेशन। इन्होंने तीनों ही डेफिनेशन को मर्ज करके इस डेफिनेशन के बारे में दिया गया। तो देखिए इसके अंदर स्केर्सिटी, चॉइस मेकिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रेजेंट, फ्यूचर नीड्स, सबको कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया, और डिस्ट्रीब्यूशन की भी यहाँ पर, एलोकेशन की भी यहाँ पर बात की जा रही है। बट स्टिल इस डेफिनेशन पर भी कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म रहे, जैसा कि किसी ने कहा कि ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल है, ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, खैर ये तो पॉइंट रहेंगे ही रहेंगे, बट स्टिल ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत कमाल की डेफिनेशन थी, जिसने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जिसे बोला गया, और पॉल सैमुअल्सन जी ने इसके बारे में बताया। अभी तक जो हमने 4 डेफिनेशंस करी हैं ये मेन 4 डेफिनेशंस मानी जाती हैं। इसके बाद मैं कुछ डेफिनेशंस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करूंगा। जॉन मेनार्ड केन्स ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी है, और उन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक्स को ये कहा है कि ये एक तरीके का डॉक्ट्रिन मत है जो हमारे माइंड को ट्रेन करता है
हमें सोचने समझने की टेक्निक टूल्स बताता है जिसकी हेल्प से हम अपने कंक्लूजन्स को करेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। उनकी फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 के अंदर आई, जिसमें उन्होंने इस बात पर इस पॉइंट पर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के रोल के बारे में काफ़ी बताया है और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करता है प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उनकी खास बात है और यही आगे चलकर उनका क्रिटिसिज्म बनने वाला है, केन्स ने अपनी थ्योरीज के अंदर हमेशा ही शॉर्ट रन को प्रेफरेंस दी है, क्योंकि वो कहता था इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, लंबे समय के अंदर हम सब मर जाते हैं। क्रिटिसिज्म में उसका यही क्रिटिसिज्म रहा कि उन्होंने अपनी जो थ्योरीज हैं वो शॉर्ट टर्म पर फोकस करी हैं और उन्होंने अपना जो मेन पॉइंट है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को बताया है, फ्री मार्केट की उन्होंने बात नहीं करी है यहाँ पे। एक छोटी सी डेफिनेशन आप मिल्टन फ्रीडमैन की भी देख सकते हो, मार्केट फ्री डेफिनेशन इसको बोला जाता है, जिसमें लगभग वही सेम बात है कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी कि सोसाइटी किस तरीके से चूज़ करेगी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिसके थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाओ और अलग अलग लोगों के अंदर उनको एलोकेट कर पाओ। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ईयर है 1962। लास्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ और ये है हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन। हालांकि कोई अपने आप में डेफिनेशन नहीं, ना किसी पर्टिकुलर बुक में है, ना इसका कोई ईयर है, बस आज कुल मिलाकर जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपसे मीनिंग डिस्कस किया था वही है। क्योंकि आज के टाइम पर सभी कंट्रीज़ के सामने जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं और उनके जो यूजेस हैं वो कई सारे हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं और हमारी जो वांट्स हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। और अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करना है, दैट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। एंड लास्ट में थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा भी ठीक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के लिए तो फ्री है, बट ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा कि मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट ला सकूं। थैंक यू एवरीवन।